देखो बेटा, हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सुने हैं ना? सब लोग सुने हो ना? यस सर। कौन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? कौन थे? क्या जानते हो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में? क्या जानकारी है बताओ, किसी को कोई जानकारी है तो बताओ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कोई पूछे कि क्या जानते हो, तो क्या जानते हो, क्यों जानते हो, क्यों उनका नाम लिया जा रहा है? किसी को कुछ नहीं मालूम, इसीलिए मैं बुलाया हूं सबको। ठीक है, जो विशेष अवसर हमारे पास आते हैं उसके बारे में जानकारी तुमको होना चाहिए, और जानकारी देने के लिए हम तुम लोगों को बुलाए हैं कि वो जानकारी तुम्हारे पास हो, एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए। देखो बेटा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनकी जयंती हम 14 अप्रैल को मनाते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान व्यक्तित्व हैं इस भारत के। अब अगर बात कही जाए तो बेटा, ओशो का नाम आपने सुना होगा। ओशो ने ये कहा था कि 5000 वर्षों में ऐसी कोई व्यक्तित्व पैदा ही नहीं हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा व्यक्तित्व विगत 5000 वर्षों में कोई पैदा ही नहीं हुआ। बुद्ध हुए इस देश में महावीर स्वामी हुए इस देश में, और कबीर हुए, रसखान हुए, और भी बहुत तरह की हस्तियों ने जन्म लिया इस धरती पर, इस मिट्टी पर। ठीक है, आधुनिक काल में अगर हम अंबेडकर की बात करते हैं, अगर हम गांधी की बात करते हैं, अगर हम राजा राम मोहन राय की बात करते हैं, अगर हम विनोबा भावे की बात करते हैं, अगर हम राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं, तो उनका एक मतलब है। वो मतलब क्या है? देखो, समाज शुरू से, देखो कभी भी समाज प्रगतिशील वैसा नहीं रहा जैसा कि कुछ प्रगतिशील लोग उस समय में सोचते थे। जैसे आज के समय में कुछ प्रगतिशील लोग जो समाज के बारे में सोचते हैं, वो समाज आज वैसा नहीं है। उस समाज के बारे में कुछ और बातें सोचते हैं, हमारा समाज और प्रगति पे होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन वो है नहीं, उनको नहीं दिखाई दे रहा है नहीं, इसलिए वो चिंतित भी हैं, वो अपना विचार रख भी रहे हैं, और इसके लिए वो काम भी कर रहे हैं। जो जिस तरह का है उस तरह से अपना प्रयास जारी रखे हुए हैं, और इसका परिवर्तन भी होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेटा इस धरती पर, इस भारत में जो जन्म लिए थे, उस समय भारत में हमारे यहाँ छुआछूत, जाति पात, पाखंड, अंधविश्वास चरम पे था उस समय। और मैंने जैसे कि अभी भी कहते हो ना कि ये छोटी जाति के हैं, ये बड़ी जाति के हैं, उस समय भी ये बातें थी। आज तो ये सारी बातें अब कम हो गई हैं, अब लोग, समाज हमारा काफी जागृत हो गया है और काफी बातें कम हो गई है। लेकिन जिस समय अंबेडकर जन्म लिए उस समय इस तरह की व्यवस्था बहुत ज्यादा थी, और अछूत माने छोटी जात में भी एक वर्ग को बिल्कुल अछूत घोषित कर दिया गया था। अछूत से मतलब ये था कि उनको कोई, उनके नजदीक कोई नहीं जाता था। वो किसी को अगर छू लें तो ऐसी मान्यता थी कि उनका धर्म खराब हो जाता था। उनके गले में हाड़ी लटका दी जाती थी, उनके कमर में झाड़ू लटका दिया जाता था, ताकि लोग दूर से ही देख के समझ जाए कि यह अछूत है और लोग अपना रास्ता बदल लें। इतनी खराब व्यवस्था थी इस समाज की, इतनी नारकीय व्यवस्था थी इस समाज की। उस समय डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ था, ऐसे ही समाज में, ऐसे ही अछूत समाज में डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ था। उस समय बेटा डॉक्टर अंबेडकर का जब जन्म हुआ, उस समय उस जाति के लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे, और वैसे भी पढ़ाई लिखाई का जो अधिकार था वो पुरुषों के लिए था। महिलाओं के लिए भी पढ़ाई लिखाई का उस दौर में अधिकार नहीं था। ये तो ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले, इन लोगों ने जो है इसके लिए काम किया, और महिलाओं के लिए सबसे पहली बालिका शिक्षा के लिए स्कूल ज्योतिबा फूले ने खोला। आज हमारे समाज की लड़कियां भी पढ़ रही हैं, देश की बालिकाएं पढ़ रही हैं, महिलाएं जागरूक हो रही हैं, महिलाएं हर क्षेत्र में काम कर रही हैं, महिलाएं आईएएस बन रही हैं, महिलाएं अफसर बन रही हैं, बहुत सारे काम कर रही हैं। अब ये नहीं कहना है कि महिला क्या नहीं कर सकती, लेकिन अब सीधी सी बात है कि महिलाओं को उस समय मूर्ख समझा जाता था। तो मूर्ख क्यों नहीं समझा जाएगा? जब आप किसी को पढ़ने ही नहीं दोगे, जब उसको दुनिया को जानने ही नहीं दोगे, तो सीधी सी बात है वो मूर्ख होगा।
वो मूर्ख होगा, जो पढ़ा लिखा होगा वो ना होशियार होगा। उस समय महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। ऐसे दौर में डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ, वो भी एक ऐसे परिवार में जो परिवार बिल्कुल सदियों से अछूत रहा है। उनके पिताजी चूंकि सेना में काम करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी उसमें वो काम करते थे, तो कुछ पैसे उनके पास होते थे और इसलिए उनका एक स्कूल में एडमिशन करा दिया गया पढ़ने के लिए। बेटा आप सोच करके कांप जाओगे कि जब स्कूल में उनका नाम लिखवाया गया तो अपना वो एक बोरा ले करके अलग से जाते थे। सोच करके कांप जाओगे, वो अपना एक बोरा अलग से लेकर के जाते थे, वहां पर वो स्कूल में बैठ करके पढ़ते थे। यहीं तक नहीं, जो प्याऊ की व्यवस्था थी, पानी पीने की जो व्यवस्था थी, सारे बच्चों के लिए अलग थी, लेकिन उनके लिए व्यवस्था अलग बनाई गई थी। वो भी इस तरह की व्यवस्था थी कि जो चपरासी था वो चपरासी ऊपर से पानी गिराता था, उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर पानी पीते थे अगर प्यास लगती थी तो। अगर किसी दिन अगर वो चपरासी अगर छुट्टी पर चला गया तो दिन भर प्यासे रह जाते थे, वो पानी छू करके ले करके पीने का उनको अधिकार नहीं था। अब कोई भी बच्चा या कोई भी अध्यापक स्कूल में उनको पानी नहीं पिला सकता था। सोचो ऐसे परिस्थिति में हम डॉक्टर अंबेडकर को क्यों याद कर रहे हैं? हम डॉक्टर अंबेडकर को इसलिए नहीं याद कर रहे हैं कि उन्होंने भारत का इतना बड़ा संविधान लिख दिया, उन्होंने इस समाज की उन्नति के लिए इतने सारे काम किए, समाज को जागरूक करने के लिए, किसानों के अधिकार के लिए, मजदूरों के अधिकार के लिए, दलितों के अधिकार के लिए इतना काम किया, इसलिए नहीं याद कर रहे हैं भाई। आज मैं स्पेशली हम उस महान हस्ती को उनके संघर्ष के लिए मैं याद कर रहा हूं। उनके संघर्ष के लिए, उनके संघर्ष की कहानी आप सुन लेंगे बेटा तो आंखों से आंसू गिर जाएंगे। ऐसे परिस्थिति में उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की। उसके बाद बेटा वो हाई स्कूल की परीक्षा पास किए। जब वो हाई स्कूल की परीक्षा पास किए तो अपने जाति में ऐसे, माने जिस जाति से वो थे, मैं बताया ना कि अछूत थे। अब मुझे कहने में भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि भाई ये क्या कह रहा हूं मैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान पैदा हुआ है और अछूत है, वो कैसे हो सकता है? लेकिन इस तरह की व्यवस्था थी इस समाज में। अच्छे बुरे लोग हमेशा रहे हैं, अच्छे बुरे लोग हमेशा रहे हैं। एक यहां पर मैंने नाम लिखा है बेटा, कृष्ण केशव अंबेडकर। कृष्ण केशव अंबेडकर, मैंने एक नाम लिखा है यहां पर, कृष्ण केशव अंबेडकर। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मैं बात कर रहा हूं, जब ये स्कूल में गए, जब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, तो ये जो हमारे कृष्ण केशव अंबेडकर जी हैं, ये शिक्षक थे। इनको लगा कि ये बच्चा बहुत ही होनहार है, बहुत ब्रिलियंट है, ये बहुत आगे जाएगा। उन्होंने जो है अपना नाम, उनका नाम था, उनका सरनेम था अंबेडकर। जैसे मेरा सरनेम है, आप लोगों का सरनेम है, वैसे ही उनके सरनेम था, उनकी टाइटल जिसको आप कहते हो, कोई सिंह लिखता है, कोई तिवारी लिखता है, कोई कुछ लिखता है, ठीक है, तो उनका नाम था अंबेडकर। वो ब्राह्मण जाति से थे। उन्होंने अपना सरनेम डॉक्टर साहब को दिया कि तुम अपने नाम के साथ ये सरनेम लगाओ। एक तरह से कह लो कि उन्होंने अपना पुत्र उसको बना लिया। वो भी ब्राह्मण थे और वो भी उस समय ब्राह्मण थे जो इतना जुल्म भी कर रहे थे उनके साथ। उनकी बनाई हुई व्यवस्था के तहत इतने जुल्म भी हो रहे थे। लेकिन यही जो हमारे कृष्ण केशव अंबेडकर जी हैं, इन्होंने अपना नाम दिया उनको कि आज से तुम अपना नाम अंबेडकर लिखो। उनकी पढ़ाई लिखाई की जो व्यवस्था है उसमें बहुत बड़ा योगदान बेटा, मैंने लिखा है यहां पर, बड़ौदा नरेश सयाजी गायकवाड़ का था। बड़ौदा में उस समय एक व्यवस्था थी बेटा कि जो होनहार बच्चे थे उनके पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप जो है राज्य से मिलता था, होनहार बच्चों के पढ़ने के लिए। तो होनहार बच्चों के पढ़ने के लिए जो स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई थी, उसमें उस समय में जैसा कि मैं पढ़ा हूं कि 25 रुपए उनको स्कॉलरशिप पर महीने दिया जाता था। 25 रुपए की कीमत होती थी, ये मत समझना कि 25 रुपए मतलब क्या, 25 रुपए उस समय कीमत हुआ करती थी। तो 25 रुपए उनको मिलते थे और उन्होंने स्नातक की उपाधि ली, माने ग्रेजुएशन किया। फिर वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए पढ़ने अमेरिका, वहां से उन्होंने जो है स्नातकोत्तर की उपाधि ली, आई मीन कह सकते हो कि एमए किया, ठीक है। इस तरह से बहुत शिक्षा उन्होंने ग्रहण की। उसके बाद जो है ब्रिटेन में, इंग्लैंड में भी उन्होंने पढ़ाई की, लॉ की पढ़ाई की, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई किया उन्होंने, अर्थशास्त्र पढ़ा, बहुत इतिहास पढ़ा, भूगोल पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा उन्होंने।
बहुत तरह की डिग्रियां थी। वैसे डिग्री के बारे में उनके लिए कहा जाता था कि कहा जाता है अभी भी कि 26 या 32 इस तरह की कुछ बातें कही जाती है। लेकिन बस एक लाइन समझ लो कि जिस समय वो भारत में थे, जिस समय काल में वो थे, उनके जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति और उतनी डिग्री रखने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था। आप अनुमान लगा के देख लो, आप अनुमान लगा करके देख लो कि ऐसे परिस्थिति से चला हुआ बच्चा उस समय भारत में जो इतनी खराब व्यवस्था थी, उतनी खराब व्यवस्था में वो इतना आगे निकल गए और उसमें सहयोग रहा लोगों का, निश्चित रूप से सहयोग रहा। हमारा जो है बड़ौदा नरेश को मैं आज नमन करता हूं, मैं कृष्ण केशव अंबेडकर जी को मैं नमन करता हूं। इन लोगों ने उस बच्चे के प्रतिभा को समझा, उसको आगे बढ़ने का मौका उन लोगों ने दिया। निश्चित रूप से अगर ये लोग अगर उसका सहयोग नहीं करते तो शायद वो स्थिति नहीं होती, इतनी पढ़ाई वो नहीं कर पाते। लेकिन उन्होंने इतनी पढ़ाई की और इतनी पढ़ाई करने के बाद जब वो देश लौटे तो बेटा देश लौटने के बाद बड़ौदा जो राज्य व्यवस्था थी उसमें एक नियम था कि जब आप उसके स्कॉलरशिप से पढ़ोगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि आप आकर के वहां पर नौकरी आपको करनी पड़ेगी। और वहां पर उन्होंने नौकरी करना शुरू किया। अब नौकरी कोई बाहर जा करके करेगा भाई तो उसको रहने के लिए जगह चाहिए, और भी कोई सामान्य नौकरी नहीं। क्लास 1 अफसर बने उस व्यवस्था में, उस राज्य व्यवस्था में, है ना। कह सकते हो कि वो जो है उनको जो पद मिला था वो सेना का सचिव बनाए गए थे। सेना में बहुत बड़ा पद उनको दिया गया था। वो वित्तीय सलाहकार भी थे, वो बताते थे, राजा को सलाह देते थे कि आप कैसे वित्त की व्यवस्था कैसे करें। इस तरह की बात थी उनके साथ, बहुत विद्वान थे वो। लेकिन जब वो बेटा जगह ढूंढने लगे अपने रहने के लिए, क्वार्टर कह सकते हो, जब ढूंढने लगे तो जब किसी के यहाँ जाते थे कि भाई हमको रहने के लिए एक कमरा चाहिए, तो कोई भी उनसे ये प्रश्न करता था कि आप किस जाति के हो, ये उनसे प्रश्न किया जाता था। और जब लोगों को पता चलता था कि ये तो अछूत हैं, उसी समय लोग उनको मना कर देते थे। कोई उनको रखने को तैयार नहीं था। किसी तरह से एक जगह उनकी व्यवस्था बनी भी रहने के लिए, लेकिन जब लोगों को पता चल गया, अगल बगल के लोगों को पता चल गया कि एक अछूत इस घर में रहता है, तो लाठी डंडे ले करके घेर लिए उस घर को। उनकी पढ़ाई लिखाई का कोई महत्व नहीं रहा। सोचो समाज कितना पिछड़ा था, समाज कितना पिछड़ा था हमारा। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 100 साल पहले की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है, ये महज 100 साल पहले की बात है। और 100 साल पहले हमारा समाज कितना, माने कह सकते हो कि तकियानूस था, कि मतलब इस तरह की बातें सोचता था वो। और उसके बाद किसी तरह से उनको पीछे के रास्ते से बाहर निकाला गया, उनको भगाया गया वहां से। नहीं तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि अगर उस भीड़ के अगर हाथ लग गए होते तो वहीं पर उनको लोग मार दिए रहते। उसके बावजूद भी वो हिम्मत नहीं हारे, वो हिम्मत नहीं हारे। जो रास्ते रास्ते में उनको जो मतलब कह सकते हो कि जो असहयोग मिला, उसको उन्होंने अपना हथियार बनाया। उनके संघर्ष को अगर आप समझ रहे हैं तो उनको समझिए। उनके प्राइमरी स्टेज से मैं संघर्ष को एक बार मैं आपको बता रहा हूं कि जब प्राइमरी में पढ़ने गए तो अपना बोरिया लेकर के जाते थे, पानी ऊपर से गिराया जाता था, पीते थे। अगर वो बेटा चपरासी नहीं है तो दिन भर प्यासे रह जाते थे। वो भी क्लासरूम में नहीं बैठने के लिए इजाजत था, बाहर दरवाजे के पास वो बैठते थे। इतने संघर्ष से उन्होंने पढ़ाई किया। जब स्नातक करने गए बंबई विश्वविद्यालय में, जिसका नाम आज की डेट में मुंबई है, स्नातक करने गए, बीए पढ़ने गए, तो संस्कृत पढ़ना चाहते थे, वो संस्कृत पढ़ना चाहते थे। लेकिन संस्कृत उनको नहीं पढ़ने दिया गया। सोच के देखो, संस्कृत नहीं पढ़ने दिया गया। ये कहा गया कि तुम दलित हो, तुम संस्कृत नहीं पढ़ सकते, तुम नहीं पढ़ सकते। इसलिए उन्होंने फारसी लेकर के पढ़ना शुरू किया। उसके बावजूद भी वे हिम्मत नहीं हारे। दूसरा कोई होता तो मैदान छोड़ करके भाग गया होता या बगावत कर देता, बगावत कर देता, मारता, मर जाता, कुछ इस तरह की बातें करता। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे, वो लड़े। वो जानते थे कि कमी ये नहीं है, ये जो व्यवस्था मेरे साथ चल रही है, ये कमी ये नहीं है कि हमारे साथ ऐसी व्यवस्था क्यों चल रही है। कमी असल में यह है कि लोग शिक्षित नहीं हैं, लोग जागरूक नहीं हैं, लोग समझदार नहीं हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? उसके बाद बेटा अब उसके बाद पढ़ाई लिखाई किए, बाहर गए। बाहर ऐसी व्यवस्था नहीं थी। पश्चिम में अमेरिका गए,
लंदन गए, वहाँ पढ़ाई किए, वहाँ उनके अच्छे खासे लोग मित्र भी बने, प्रोफेसरों के काफ़ी प्रिय भी रहे, बहुत इज्जत है उनकी। तो इस तरह से बेटा कहने का मतलब ये है कि मैंने जब लौट करके आए, पढ़ाई लिखाई करके जब बाहर से जब अपने देश आए और जब नौकरी किए, तब भी उनको उनके साथ वही व्यवहार हुआ। इतने पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी ला की नौकरी छोड़ करके भाग गए, चले गए बम्बई। अब सोचे कि चलो भाई क्या काम करें, तो कहीं फिर टीचिंग का काम करने लगे, पढ़ाने लगे। वकालत चूंकि उन्होंने कर रखा था, बैरिस्टर थे, बैरिस्टरी भी करने लगे। बैरिस्टरी करने लगे, कुछ लोगों को पता चलता था कि ये तो दलित है, लोग अपना केस उनको नहीं देते थे। कितनी व्यवस्था खराब थी, उसके बावजूद व्यवहार नहीं माने, उसके बावजूद भी व्यवहार नहीं माने। सही मायने में 1919 से उनकी सामाजिक यात्रा शुरू होती है बेटा। माने 104 वर्ष पहले, 2023 चल रहा है, 104 वर्ष पहले उनकी सामाजिक यात्रा शुरू होती है और सामाजिक जीवन में वो प्रवेश करते हैं। और अब वो समझ गए थे कि कमी कहाँ है, उस कमी को दूर कैसे किया जा सकता है, वो इस बात को अच्छी तरह से समझ गए थे। और जब ये बात समझ गए, तब जाकर के उन्होंने अब कहा कि नहीं, अब जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा। वो पत्र पत्रिकाओं का संपादन करने लगे। बेटा देखिए, मैं एक बात बताऊंगा आपको, एक मजे की बात बताऊं। आज अंबेडकर जी को लेकर के तमाम समाज जो है दो वर्गों में बटा हुआ है। एक अच्छी बात मैं बता रहा हूं बेटा, ध्यान से मेरी बात समझना। यह हमारा पूरा समाज जो है अंबेडकर जी को लेकर के दो वर्गों में बटा हुआ है। एक अंबेडकर का समर्थन करता है और दूसरा विरोध तो नहीं करता, लेकिन चुप्पी साधे रहता है। विरोध नहीं करता इसलिए कि विरोध करने की उसके अंदर हिम्मत ही नहीं है। क्यों विरोध करे? विरोध करने लायक उनके अंदर कुछ है भी नहीं, क्या विरोध करें उनका? चुप्पी साधे रहता है। सच्चाई क्या है, जब ये जानकारी हो जाएगी लोगों को, तो अंबेडकर जी जैसा पूजनीय इस युग में 2 ही 3 लोग मिलेंगे आपको। 2 ही 3 लोग इतने पूजनीय मिलेंगे। बेटा हर घर में महिलाएं होती हैं ना, चाहे वो ब्राह्मण का परिवार हो, चाहे क्षत्रिय का परिवार हो, चाहे शूद्र का परिवार हो, चाहे बनिया का परिवार हो, किसी भी का परिवार हो, महिलाएं होती हैं कि नहीं होती हैं? लड़कियां होती हैं। तो लड़कियों और महिलाओं को की आजादी के लिए उन्होंने संघर्ष किया। बात समझिए, तो संघर्ष तो उन्होंने केवल दलितों के लिए तो किया नहीं, वो बस जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, और वंचित और शोषित केवल दलित समाज नहीं था, वंचित और शोषित महिलाएं भी थीं। उनको संपत्ति का अधिकार नहीं था, उनको संपत्ति का अधिकार नहीं था। सती प्रथा भी तो इसी देश में हुआ करती थी। पति के मर जाने पर महिलाओं को चिता पर से पति के चिता के साथ जला दिया जाता था। ये व्यवस्था भी तो इसी देश की थी। राजा राम मोहन राय ने आंदोलन किया, जागरूकता अभियान चलाया और उसके लिए कानून बनवाया कि जो ऐसा करेगा वो अपराधी घोषित किया जाएगा। इसी तरह का काम वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, मूक बधिरों के लिए, निर्धनों के लिए इन्होंने काम करना शुरू किया, सबको जागरूक करना शुरू किया। और उनका ये कहना था बेटा, अंबेडकर जी का, कि शिक्षा ही वो हथियार है बेटा कि जिससे आप अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हो, आप अपने समाज में जगह बना सकते हो। तो शिक्षा को वो बहुत जोर देते थे और वो कहते थे कि भाई तुम कम खाओ लेकिन बच्चे को पढ़ाओ। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये डॉक्टर अंबेडकर जी कहा करते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा पर उनका बहुत ज्यादा फोकस था और वो इस समाज को बेटा जागरूक करने के लिए बहुत काम उन्होंने किया। आजादी की लड़ाई में भी उनकी बड़ी भूमिका रही, ऐसा नहीं है। एक बार की एक प्रसंग मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूं। एक छोटा सा प्रसंग है, आता है, लोग विरोध करते हैं, कभी कभी पूछते हैं। वैसे देखो, एक बात मैं बताऊं बेटा, कि जिसके पास अकल नहीं है, जिसने इस समाज को निरपेक्ष रूप से तटस्थ होकर के अध्ययन नहीं किया, जिसने कुछ समझा नहीं, वो कुछ भी कह देता है, वो कुछ भी कह देता है। लेकिन वास्तव में अगर आप तटस्थ होकर के निरपेक्ष रूप से अगर जब समाज का अध्ययन करेंगे, इतिहास का अध्ययन करेंगे, तो सत्य क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा। ये कभी की भी व्यवस्था रही है बेटा कि जिस व्यवस्था से जिसको लाभ मिलता है वो कभी उसका विरोध नहीं करता।
जिसको नुकसान होता है वो बिलबिलाता है, बिलबिलाहट उसके अंदर होती है जिसको नुकसान होता है। जिसको फायदा मिल रहा है वो क्यों चिल्लाएगा? सीधी सी बात है, ये तो नियम है, शुरू से नियम रहा है। तो ये बात लोग आज भी प्रश्न उठाते हैं कि भाई आज़ादी की लड़ाई में अंबेडकर जी की भूमिका वैसी नहीं रही, ये तो अंग्रेजों की नौकरी में लगे हुए थे, उनके सहयोग में लगे हुए थे। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है बेटा। उस समय वो समाज में जो हमारी कुरीतियां थी, जो हमारे अंधविश्वास थे, जो पाखंड थे, उसको दूर करने के प्रयास में लगे हुए थे। वो कानून बनवा रहे थे उसके लिए अंग्रेजों से मिल करके कि आप इस तरह की कानून बनाओ, इस तरह की व्यवस्था बनाओ ताकि लोग इससे बाहर निकलें। महिलाओं के लिए कानून बनाओ, बालिकाओं के लिए कानून बनाओ, निर्धनों के लिए कानून बनाओ, किसानों के लिए कानून बनाओ, मजदूरों के लिए कानून बनाओ, ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके और वो भी एक मानव की तरह जी सके। इस तरह की व्यवस्था की सोच में वो लगे हुए थे और वो काम कर रहे थे। गांधी जी एक बार उनसे कहे कि क्या लगे हैं आप दलितों के उत्थान में, अभी पहला काम तो अभी देश को आजाद कराना है, अंग्रेजों को भगाना है। अंग्रेजों को भगाते हैं, आइए मिलकर के पहले अंग्रेजों को भगाते हैं, उसके बाद इनका उत्थान हम लोग करेंगे मिल करके। अंबेडकर जी ने सीधे मना कर दिया, सीधे मना कर दिया, कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा। अंग्रेज अगर चले गए तो व्यवस्था जैसी की तैसी बनी रह जाएगी, राजनैतिक व्यवस्था बदल जाएगी, सामाजिक व्यवस्था नहीं बदलेगी। अंग्रेज के चले जाने के बाद राजनैतिक व्यवस्था बदल जाएगी, सामाजिक व्यवस्था नहीं बदलेगी। और अगर सामाजिक व्यवस्था को बदलना है तो ये अंग्रेजों के रहते हुए ये बदलना पड़ेगा। और वैसे भी सामान्य सी बात है बेटा, जैसे सपोज दैट, एक छोटा सा उदाहरण मैं तुमको दे रहा हूं। दो भाई आपस में झगड़ा किए हुए हैं, संपत्ति का बंटवारा होना है या किसी बात का विवाद है। एक भाई मजबूत है और एक भाई कमजोर है, ठीक। तो अब क्या हुआ कि उनके विवाद को सुलझाने के लिए भाई गांव में कुछ लोग होते हैं, वरिष्ठ लोग होते हैं, कुछ अच्छे लोग होते हैं, उनको बुलाया गया और उनको बुला करके फैसला कराया गया। कुछ बातों पर अभी सहमति नहीं बन पाई, मान लो कुछ बातों पर सहमति नहीं बन पाई, तो सहमति नहीं बन पाई तो लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, अब इनको जाने दीजिए, पंच को जाने दीजिए, ये दोनों भाई अब इसको समझ लेंगे। तो जो कमजोर होगा वो क्या कहेगा कि ना, अभी आप मत जाइए, इसका भी समझौता करा लीजिए तब जाइए, क्योंकि अगर आप चले जाएंगे तो फिर ये समझौता नहीं हो पाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा ही होता है। अंबेडकर जी यही सोच रखते थे कि अंग्रेज अगर चले जाएंगे तो फिर ये व्यवस्था जस की तस बनी रह जाएगी और हमारा देश बहुत पीछे चला जाएगा। बहुत राष्ट्रवादी थे, इस देश को बहुत आगे ले जाना चाहते थे, बहुत आगे ले जाना चाहते थे। बेटा मैं आपको बताऊं, आरबीआई की स्थापना, वित्त आयोग, हिंदू संहिता, विधेयक, निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, समान नागरिक हिंदू संहिता, ये मौलिक अधिकार, ये सब कुछ उनके सोच की देन है। ये सब अंबेडकर की सोच की देन है। इन सारे विषयों पर हम कभी फिर आपसे चर्चा करेंगे, अभी इस पर हम फिर कभी आपसे चर्चा करेंगे। ये सब उनकी देन है। आज जो तुम जीवन जी रहे हो, आज जिस व्यवस्था में सांस ले रहे हो तुम, ये संविधान जो भारत का, संविधान पर एक बार मैंने लेक्चर लिया था, ये जो भारत का हमारा संविधान है, इस संविधान को बनाने में सबसे अहम भूमिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी। मात्र 65 वर्ष तक जिंदा रहे, बहुत लंबी आयु इनकी नहीं थी, 65 वर्ष तक जिंदा रहे। और मुझे लगता है कि जो भी महान आत्माएं होती हैं वो बहुत कम जिंदा रहती हैं, इस धरती पर कम रहती हैं। स्वामी विवेकानंद जी भी मात्र 39 साल की अवस्था में इस धरती को छोड़ करके चले गए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। खैर वो अलग विषय है, लेकिन अंबेडकर को अगर याद करना है तो अंबेडकर को याद करिए उनके संघर्षों के लिए, अंबेडकर को याद करिए राष्ट्र के निर्माण में उनके योगदानों के लिए, अंबेडकर को याद करिए किसानों के, श्रमिकों के, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए। अगर अंबेडकर को याद करना है तो अंबेडकर को याद करिए कि इस देश के सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन के लिए उन्होंने किस तरह से काम किया, किस तरह से उन्होंने इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किस तरह से कानून बनाया
ताकि हमारे समाज में हर आदमी एक दूसरे से बिना भेदभाव का रह सके, जी सके। इसलिए अंबेडकर जी को याद करिए और उनके जीवनी से बेटा हमको प्रेरणा मिलेगी। संघर्ष आप कहते होंगे कि आपका संघर्ष बहुत बड़ा है, लेकिन उस सोच करके देखिए और उस परिस्थिति में खुद को रख करके देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि अंबेडकर जी का संघर्ष कितना बड़ा था। कैसे कैसे झंझावातों से जूझते हुए वो उस मार्ग पर वो आगे बढ़े हैं। आपको तो एक दिन भोजन नहीं मिलता है तो आप लोग बिलबिलाने लगते हो, 2 नंबर कम मिल जाता है तो बिलबिलाने लगते हो कि हमको 2 नंबर कम क्यों मिल गया। अगर आज मैं कहूं कि नहीं सुहानी तुम ऐसा करो बेटा, बोरा कल से ले आओगी या तुम वहीं बैठोगी, सारे लड़के यहां बैठेंगे, तो कल क्या होगा? कल क्या होगा? तुम्हारे मम्मी पापा गांव के और लोग लाठी और डंडे लेकर आएंगे और हमको कूच कूच कर मारेंगे, कूच कूच के मारेंगे। मारेंगे कि नहीं मारेंगे? अब मारना भी चाहिए। क्यों बैठेगी भाई बेटी वहां पे? सारे बच्चे मेज कुर्सी पे बैठेंगे, बेंच पे बैठेंगे, वो हमारी बेटी वहां बोरा लेकर के दरवाजे पे क्यों बैठेगी? सोच के देखिए, ऐसी व्यवस्था से वो आगे बढ़े। मेरी बातें आपको समझ में आई हैं? तो बेटा मैंने यहां पर कुछ नोट मैंने दे दिया है, उनके जन्म की तारीख, उनके परलोक गमन की तारीख, ठीक है। उनके पास जो डिग्रियां थी, कैसे 1907 में बेटा उन्होंने मैट्रिक किया, हाँ, एल्फिंस्टन स्कूल से। स्नातक की उपाधि उन्होंने 1912 में प्राप्त की मुंबई विश्वविद्यालय से। स्नातकोत्तर की उपाधि 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से। एमएससी, डीएससी सब बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां होती हैं बेटा, ठीक है ना। विधि, पीएचडी, ये सब कुछ इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स से उन्होंने किया। इसके बाद 2 इनको मानद उपाधि भी मिली थी, एलएलडी कोलंबिया विश्वविद्यालय ने दिया और डीलिट की उपाधि उस्मानिया विश्वविद्यालय ने दिया। इस तरह से इन्होंने बहुत पढ़ाई किया था बेटा। अंबेडकर जी कई भाषाओं के जानकार थे, कई भाषाओं के जानकार थे। और सबसे जो मतलब एक तरह से हमको जो लगता है सबसे दुखद पहलू कि जिस धर्म में वो पैदा हुए थे, उस धर्म की व्यवस्था ने जिस तरह से उनको झकझोरा था और उस व्यवस्था से लड़ करके जिस तरह से वो बाहर आए थे और उस व्यवस्था को जिस तरह से वो सुधारना चाहे थे, हमको लगता है वो हार गए। अपने जीवन काल में वो हार गए, वो व्यवस्था को नहीं सुधार पाए और अंततः बेटा उन्होंने अपने 5 लाख समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, बुद्धिस्ट हो गए। बहुत पुस्तकें लिखा है डॉक्टर अंबेडकर जी ने। तो जड़ें हमारे यहाँ अंधविश्वास की, जड़ें हमारे यहाँ पाखंड की बहुत गहरी हैं। और आज समाज में खुशी की बात यह है कि अब पढ़ लिख करके बच्चे जो बाहर आ रहे हैं, समाज जिस हिसाब से पढ़ाई लिखाई कर रहा है, देश के इतिहास को, भूगोल को समझ रहा है, दुनिया को समझ रहा है, तो इन सब बातों को अब समझ रहा है। अब वैसी बात नहीं रही समाज में। फिर भी छोड़िए, अगर आपको कहीं कुछ दिखाई देता है तो उसको आप ये मान के चलिए कि वो क्या है, बेवकूफ है, वो समझ नहीं रहा है दुनिया को। क्योंकि बेटा जिसके पास ज्ञान है वो दुनिया को समझ रहा है, वो जान रहा है और उसके हिसाब से अपनी व्यवस्था कर रहा है। लेकिन जो नहीं जान रहा है, जाने दो, करने दो उसको अपने वाली, लेकिन तुमको अपने संघर्ष को जारी रखना है। हमारा उद्देश्य यहाँ पर तुम सबको इकट्ठा करके इनकी कहानी बताने के पीछे बस एक ही है, बस यही है कि तुमको मैं झकझोर सकूं, तुमको मैं झकझोर सकूं कि उतनी कठिन परिस्थिति में होने के बावजूद वो बेटा किस तरह से आगे बढ़े और उस समय एक महानायक बन करके उभरे, एक महानायक बन करके उभरे। तो आपकी परिस्थितियां उनसे बेहतर हैं। इसमें कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसकी परिस्थिति अंबेडकर जी जैसी हो। सारे बच्चे की परिस्थिति अंबेडकर जी जैसे नहीं है, उनसे बहुत अच्छी है। तो आप क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होता, आपके अधिकारों की रक्षा हो रही है।
सारे अवसर आपको उपलब्ध हैं। अब आपको तो कोई स्कूल में नहीं न मना करता कि नहीं अंकित तुम मैथ्स नहीं पढ़ोगे, तुमको मैं मैथ्स नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होता है। तो जब सारी परिस्थितियां जब आपके अनुकूल हैं तो फिर आप आगे बढ़िए। और हमेशा समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं उनको बेटा आप दूर करने का प्रयास करिए। और प्रयास कहां से होगा? समाज से नहीं होता है, घर से होता है। कुरीतियों को दूर करने का प्रयास हमेशा घर से होता है। आप अपने घर से शुरुआत करो ना कि ये अगर कुरीति है तो इसको हम अपने घर में नहीं होने देंगे। और तर्क करना अच्छी बात है, ये प्रगतिशीलता की पहला मतलब प्रगतिशील होने का पहला लक्षण है तार्किक होना। आप तार्किक बनिए, आप पूछिए, कोई भी काम हो रहा है उसके बारे में जानना चाहिए, पूछना चाहिए, ऐसा क्यों ये प्रश्न करना ये गलत चीज नहीं है, आपके बुद्धिमान होने का लक्षण है ये। तो आप प्रश्न करिए और उसका जवाब अगर सार्थक नहीं मिलता है, जब तक सार्थक जवाब नहीं मिलता है तब तक प्रश्न करते रहिए। हो सकता है आपके मम्मी पापा उसका जवाब ना दे सके, आपके गुरुजी दे दे, हो सकता है आपके गुरु ना दे सके, कोई और दे दे, लेकिन वो प्रश्न आपका बने रहना चाहिए। अगर कहीं भी कोई प्रश्न अगर है तो उसका जवाब आपको मिलना चाहिए, उसकी तलाश करो, खुद प्रयास करना पड़ेगा। और जब तक तुम प्रयास नहीं करोगे तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते। तुम्हारे आगे बढ़ने में शिक्षक का, परिवार का एक रोल हो सकता है, एक भूमिका हो सकती है। कोई तुमको उठा करके वहां पर ले जाके बैठा नहीं देगा, जाना तो तुमको है वहां। हम लोग रास्ता दिखाने का काम करते हैं, हम लोग रास्ता दिखा सकते हैं कि तुम इस रास्ते पे चलोगे तो तुमको ये मंजिल मिल जाएगी। रास्ता पे चलना तो तुमको है और उस रास्ते में आने वाली कठिनाइयों से लड़ना भी तुमको है। हाँ, उसका मैं पूर्वानुमान हम लोग दे सकते हैं, देखो भाई यहाँ जा रहे हो तो यहाँ ये कठिनाई आ सकती है, इस तरह की दिक्कतें होती हैं, बस इतना हो सकता है। लड़ना तुमको है, चलना तुमको है, मेहनत तुमको करना है, जूझना तुमको है। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है। बहुत कम लोग ऐसे इस धरती पर पैदा हुए हैं और इस तरह से गिने चुने लोग हैं बेटा, उनकी संख्या दहाई में भी नहीं कही जाएगी। पॉलिटिकल होना एक अलग विषय है और सामाजिक होना एक अलग विषय है। समाज के लिए जो काम करता है मेरे नजर में वो सबसे महान व्यक्ति होता है। समाज के लिए काम होना चाहिए। समाज हमारा कैसे उत्थान करे ये तो सब जानते हैं कि आज आए हैं कल हम मर जाएंगे। 50 साल की अवस्था हमारी भी हो गई, कितने साल और रहेंगे? 20 साल, 25 साल और क्या। लेकिन इन 20-25 सालों में मैंने समाज के लिए क्या किया, ये जरूर एक प्रश्न होना चाहिए अपने जीवन में। और हमको जो काम मिला था उस काम को मैंने ईमानदारी से किया या नहीं, या करने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि बेटा एक बात आपने सुना होगा, एक कहावत सुना होगा कि जब जागो तभी सवेरा। सुने हो ना? इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब क्या होता है? जब जागो तभी सवेरे का मतलब क्या होता है? इसका मतलब बस यही होता है कि जिस दिन तुमको समझ में आ गया कि सही क्या है और गलत क्या है, उसी दिन से अपना रास्ता बदल लो। अगर तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो तो सही रास्ता पकड़ लो। इसका बस सीधा सीधा मतलब यही है और कुछ नहीं। और उसी दिन से तुम्हारा कह सकते हो कि मार्ग अपने आप प्रशस्त होता जाएगा, तुम उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते जाओगे। यश बेटा लंबे समय के प्रयास के बाद मिलता है और अपयश के लिए एक क्षण का माने एक गलती भी काफी है। इसलिए अपने तरफ से प्रयास यही होना चाहिए कि हम अच्छा से अच्छा करें। अपयश तो भाई आपकी एक छोटी सी गलती आपको अपयश का भागी बना देगी। लेकिन यहां पर भी एक तर्क है और तर्क यह है कि वो गलती कैसे हुई है। क्या आपने जानबूझ करके किया है या अनजाने में हो गई है? तो अनजाने में हो गई है तो समाज उसको माफ कर देता है। लेकिन अगर जानबूझ करके वो गलती आप किए हैं या कर रहे हैं तो समाज उसको कभी भूलता भी नहीं है। इसलिए आप अच्छा करो, आप अच्छा करने का प्रयास करो और आगे बढ़ो। मेरी बातें समझ में आई हैं? yes, कुछ समझ में आया है? तो अब आज के बाद ये नहीं ना कहोगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? जान गए ना उनके बारे में? जान गए कि नहीं जान गए? उनका योगदान भी जान गए कि नहीं जान गए? तो बेटा मैं तो ये कहूंगा कि आप लोग अपना कॉपी में